हम यहाँ पे अब बच्चे देखो, लास्ट टाइम हमने ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करने वाला रेजोल्यूशन वाला नेगेटिव वो सूडो एक जो हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने क्या बात करी थी। एक हमने पहले ही बात करी थी रिजल्टेंट वेक्टर की, फिर हमने बात करी थी कि अगर हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी के टाइम पे हम किस तरीके से सूडो वेलोसिटी का यूज करते हैं। अगर जो दोनों ऑब्जेक्ट्स दो चीजें अगर मोशन में है तो किसी एक को रेस्ट पे लाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी निकल रही थी। वहां से होते हुए हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे पहुंचे थे और हमने ये कुछ एक दो क्वेश्चन इस टाइप पे ट्राई किए थे। आज हमारा आता है पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। यहां से हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है। देखो, पोजीशन वेक्टर इन स्पेस, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ? बेसिकली पोजीशन ही बता रहा है ना। पोजीशन कैसे बताएगा? अगर हम स्पेस की बात करें, देखो 2 डायमेंशन बनाना हमारे लिए ज्यादा आसान है। तो पहले अगर मैं 2 डायमेंशन बता रहा हूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये जेड को कंसीडर मत करना भी, क्योंकि तुम 3D में अभी शायद विजुलाइज ना करो। अदरवाइज अगर शुरू से ही हम लेके चले तो ये पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये स्पेस है। एक किसी भी कमरे के कोने की बात करें, कॉर्नर में यही होता है। देखो 3 लाइंस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हर जगह पे हर कॉर्नर के अंदर जो हमारे रेक्टेंगुलर शेप में है वही कोऑर्डिनेट्स की तरह 3 है। तो अगर मैं स्पेस में जाता हूं तो स्पेस का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, वाई एक्सिस का हुआ और साथ में जेड एक्सिस का भी हुआ। तीनों डायमेंशंस के अंदर एक ही बारी में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जैसे पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग को अगर हम उड़ा रहे हैं, पतंग आगे ऐसे डायगोनली ऊपर जाता जा रहा है, तो उसने एक्स एक्सिस का भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने वाई एक्सिस का भी किया और साथ में उसने हाइट भी ट्रैवल करी। तो उस वक्त उसने तीनों डायमेंशंस में एक बारी में तीनों डायमेंशंस के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर करी थी। अब पतंग मान लो हवा में टिक गया है वहां पे, तो मेरे को क्या बतानी है? उसकी पोजीशन बतानी है। तो अगर मैं उसकी पोजीशन बताऊंगा तो मैं तीनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से बताऊंगा। तो जब मैं तीनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से बताऊंगा, मान लेते हैं कि इनिशियली वो यहां था, तो ये अगर O है, इसका नाम A रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं R1। R1 क्या बता रहा है बेटा? उसका पोजीशन वेक्टर का नाम R1। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? X1, Y1 और Z1 मान लेते हैं ये। तो हमारे पास जो OA वेक्टर है, जिसको मैं R वेक्टर लिख रहा हूं, R1 लिख रहा हूं, वो क्या बनेगा? X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप। किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन आ गई। अब अगर मैं ये कहूं यहां से थोड़ी देर के बाद वो पतंग मूव करके यहां आ गया, तो यहां पे अब नए कोऑर्डिनेट आ गए और इसका नाम B रख लेते हैं, X2, Y2 और Z2। ये डन है, ये नए कोऑर्डिनेट्स आ गए और इसकी पोजीशन वेक्टर का नाम हमने R2 रख लिया। किसी को दिक्कत? तो मेरे पास जो OB वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? R2 इज इक्वल टू X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप। किसी को परेशानी? बिल्कुल ठीक है। ये उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट में x1, x2, x1, y1 और z1 ने क्या बताया? मैग्नीट्यूड अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। i कैप, j कैप, k कैप ने उसकी डायरेक्शंस बताई हैं। डन है। ये जो x1 की पोजीशन है वो कहां पे है? अलोंग x एक्सिस, y कैप ने बताया, y1 अलोंग j एक्सिस, y1 अलोंग y एक्सिस j कैप ने बताया और z1 अलोंग z एक्सिस k कैप ने बताया। इसी तरीके से दूसरे वाले की पोजीशन आ गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि A से उठ के अगर वो जो हमारे पास काइट था, जो पतंग था या कोई भी चीज थी जो स्पेस में मूव करी है, तो ये यहां से यहां डिस्प्लेस हो गई, तो ए बी क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। अगर इनिशियली एक ऑब्जेक्ट यहां था, अब वो यहां से इधर गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हुआ कि नहीं? अब हम डिस्प्लेसमेंट अगर लीनियर होता था, सिंपल 1 डायमेंशन में लेते थे, कैसे निकालते थे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट आता था। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालूंगा तो कैसे निकलेगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर। अगर मुझे क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ए बी, और ये क्या आएगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। किसी को परेशानी इसमें? ये बात समझ में आई है? माइनस करो। R2 के लिए क्या लिखेंगे? X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप। साथ के साथ नोट डाउन करते चलेंगे बच्चे। माइनस X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप। डन है, लिख लिया। अब क्या करें? I वाले में से I वाले को माइनस कर लेते हैं, X2 माइनस X1। Y वाले में से Y को माइनस करते हैं, Y2 माइनस Y1। और Z वाले में से Z को माइनस किया। किसी को दिक्कत इसमें? डन है। ये हमारे पास क्या निकल गया? डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस।
तो ये हमारे पास क्या निकल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। किसी को दिक्कत है इसमें? अब मैं इस r2 माइनस r1 ए बी वैक्टर है जो, इसी को मैं अगर डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल आर ही रख लेते हैं लोग। तो डेल्टा आर क्या बता रहा है बेसिकली, इस चीज को, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। डन है, बिल्कुल ठीक है। अब हमारा जो असली टॉपिक है, जो एप्लीकेशंस है, वहां से हम शुरू करते हैं। ये सिंपल है, पोजीशन वेक्टर इन स्पेस, जैसा हमारा 2 डायमेंशन में था उसी टाइप का 3 डायमेंशन में आ गया। अब हमारा टॉपिक आता है बच्चे एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अभी मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाया भी था, और लास्ट टाइम हमने लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ा था। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को मैं एक बार फिर से हल्का सा बता रहा हूं कि रेजोल्यूशन का मतलब क्या है। अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इस वेक्टर के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, है ना, यही था। और इस एक्स एक्सिस को मैं क्या लिख सकता हूं, ए कॉस थीटा, वाई एक्सिस वाले को क्या लिख सकता हूं, ए साइन थीटा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, सबको पता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला कंसेप्ट क्या है। जहां एंगल बनेगा वो ऑब्वियसली कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेस क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर मैं इसको ट्रायंगल बनाऊं यहाँ पे तो यही सेम इधर उठ के आएगा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज से साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा, तो सेम बना वो, ये 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हम इसकी एप्लीकेशंस करने वाले हैं। अब एप्लीकेशन में सबसे पहले आता है बच्चे हमारे पास वॉकिंग, चलने का पता है सबको। वॉकिंग कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल्कुल नया कर रहे हैं, लेकिन वॉकिंग में चलते कैसे हैं हम, कोई बताएगा? हम कैसे चल रहे होते हैं बच्चे? ऐसे बहुत बढ़िया, बस माइकल जैक्सन नहीं होने चाहिए, वो मून वॉक कर रहे थे भाई साहब, उनका अलग तरीका था। हमारे पास जब हम चल रहे होते हैं, हम कैसे चलते हैं? देखो, जब हम कह रहे हैं ऐसे, अगर मैं चल के दिखाऊं तो कैसे चल रहे हैं, पैरों के हिसाब से अगर मैं चलूंगा तो मैं, क्या हम ऐसे ऐसे पैर सीधा सीधा ऊपर नीचे करते हैं? अगर मैं सीधा सीधा ऊपर नीचे कर रहा हूं तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्या मैं मून वॉक की तरह सीधा सीधा ऐसे पैर रगड़ के चल रहा हूं? तो भी नहीं है। हम कैसे चलते हैं, हम जमीन के ऊपर किसी एंगल पे धक्का मारते हैं, करते हैं कि नहीं? कभी चल के देखना, जब हम चलते हैं तो जमीन पे हमारा जो एंकल होता है, जो एडी है बेसिकली, वो वाला ऊपर हल्का सा लिफ्ट हो जाता है, और जो आगे वाला जो पंजा कहते हैं, जैसे जहां उंगलियों वाला पार्ट है, वो पार्ट फ्लोर पे टिका होता है। ऐसे ही चलते हैं। कभी भाग के देखना, चल के देखना, ऑब्जर्व करना, तो हमारा पंजा नीचे ज्यादा जोर दे रहा होता है, एडी लिफ्ट हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि हम किसी एंगल पे नीचे धक्का मार रहे होते हैं। अब उस एंगल पे धक्का मारने से हमें क्या मिलता है? हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज इक्विवेलेंट ऑपोजिट रिएक्शन। अगर एवरी एक्शन हैज इक्विवेलेंट ऑपोजिट रिएक्शन, ऐसे वाला पार्ट है हमारे पास, तो अगर मैं जमीन पे धक्का मारूंगा तो जमीन भी मुझे धक्का मारेगी, सीधी सी बात है। अब अगर मैंने एंगल पे धक्का मारा है तो उस एंगल पे ही मुझे रिएक्शन मिलेगा। अब इसको एक काम करते हैं, हम ड्रॉ करके समझते हैं और उसको विजुलाइज करेंगे। देखो जरा, हमारे पास क्या है, ये मान लेते हैं जमीन है ये। अब इसके ऊपर जिस टाइम पे हम चलेंगे, ये कोई मेरी कलाकारी पे नहीं हंसेगा, ठीक है? मान लेते हैं ये ऐसे करके ये पैर है, ठीक है, ये इंसान का पैर है, ठीक है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, ये वाले पार्ट से इस एंगल पे धक्का मार रहे हैं, ऐसे ही होगा ना, मैं जमीन को नीचे की साइड धक्का मार रहा हूं। अब अगर यहां मैंने एक्शन लगाया है तो इसका रिएक्शन मुझे मिलेगा, किसी को दिक्कत है इसमें? अगर मैं नीचे की साइड एक्शन लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो उसका रिएक्शन मुझे सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल पे मिल जाएगा। अगर अब मैंने यहां पर थीटा एंगल पे लगाया था तो थीटा एंगल पे ही और सीधा सा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होकर सेम यहां आया, तो इसमें 2 कंपोनेंट r cos थीटा और r sin थीटा मिले कि नहीं? हमारे पास जो रिएक्शन फोर्स आई है, इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकले कि नहीं? किसी को दिक्कत? जब मैंने एक्शन लगाया तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से यहां थीटा था तो यहां थीटा आया, तो इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना सकता हूं, r sin थीटा और r cos थीटा। अब r sin थीटा क्या करता है, पैर को लिफ्ट करता है, और r cos थीटा क्या करता है, हमें आगे की तरफ पुश करता है। इसीलिए जब हम चलते हैं तो चलते हुए मेरा पिछला पैर लिफ्ट भी कर रहा है जिससे मैं धक्का मार रहा हूं, और मैं आगे भी जा रहा हूं, दोनों काम होते हैं। अगर मैं सिर्फ नीचे जोर मारूंगा
मैं नीचे जोर मार के आगे नहीं जा पा रहा हूँ, और मैं सिर्फ पीछे धक्का मारूंगा तो मेरा पैर लिफ्ट नहीं करेगा। यही होगा ना, अगर मैं सिर्फ पीछे धक्का मारूंगा तो एग्जैक्टली वो मून वॉक वाला काम हो जाएगा। माइकल जैक्सन का हमें पता है ऑलरेडी क्या था, मून वॉक के अंदर वो पैर ड्रिफ्ट कर रहे थे। वो होता क्या था, ड्रिफ्ट करते हुए जिस टाइम पे पीछे को स्लाइड कर रहे हैं तो पैर लिफ्ट होएगा नहीं, क्योंकि जहां एक्शन दे रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मिल रहा है, बॉडी आगे जा रही है। हम नॉर्मल इंसान जब चल रहे हैं तो वो कैसे चल रहे हैं, किसी एंगल पे धक्का मार रहे हैं, एक्शन का रिएक्शन मिल रहा है, उस रिएक्शन के दो कंपोनेंट रिजॉल्व हुए, एक कंपोनेंट हमारे पैर को लिफ्ट करने में हेल्प करता है, एक कंपोनेंट हमें आगे को धक्का मारता है। डन है, किसी बच्चे को इसमें परेशान? बिल्कुल ठीक है, ये वॉकिंग वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगा बच्चे, व्हाई इट इज इजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट। अब लॉन रोलर पता है सबको क्या होता है ना, कुछ मैं अभी यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊंगा, यही वाला है सारा पुशिंग और पुलिंग वाला। पहले एक बार इस बताओ, लॉन रोलर पता है क्या होता है? घास काटने की मशीन देखिए जो हाथ से काटते होते हैं जिससे, या फिर पिच रोलर होता है जो काफी अगर देखा हो जहाँ पे पिच होती है उनको सीधा करने के लिए एक बहुत बड़ा सा भारी सा सिलेंडर शेप सा कुछ पत्थर का होगा और उसके साथ एक हैंडल होता है। या फिर घास काटने की मशीन का एग्जांपल जो सेम वही गोल सा कुछ होता है और उसके साथ हैंडल होता है। उसे धक्का मारना ज्यादा मुश्किल है, खींचना आसान होता है। उसे धक्का मारना ज्यादा मुश्किल है और खींचना आसान है। ऐसा क्यों? वो तो उतने ही केजी का है। मान लो अगर वो 50 केजी का है रोलर, तो 50 केजी तो 50 केजी है ना, उसको धक्का मारो या खींचो तो खींचना आसान क्यों होता है? और अगर तुमने कभी नोटिस भी किया हो, अगर एक दोस्त है, हम कई बार, अगर पता नहीं तुम हरकतें करते हो कि नहीं, तुम जेंजी वाली जनरेशन हो तो थोड़ा सा ऑड है तुम्हारे साथ, अगर कभी किया हो बच्चे को नीचे बिठा के दोस्तों को पीछे से हाथ पकड़े भागते होते थे, वो घसीट के ले जाते हैं, उसको ऐसे धक्का मार के घसीट के देखना, और वहीं लेट जाएगा लेकिन धक्का नहीं लगेगा, उसको हिल नहीं पाएगा। ऐसा क्यों भाई? ये वाला भी तो उसी का एग्जाम्पल हुआ ना, कि अगर हम पीछे से पकड़ के ऐसे घसीट के ले जाएंगे तो ईजी है, बट आगे को ऐसे धक्के मार के मूव कराना मुश्किल है। तो वाई इट इज ईजियर टू पुल देन टू पुश? ऑब्जेक्ट तो सेम है, फ्रिक्शन भी सेम ही है, तो ऐसा क्या फर्क आ रहा है अभी समझते हैं। हम यहाँ पे एक लॉन रोलर, ये समझ में आ गया था बच्चे सबको वॉकिंग वाला। तो यहाँ पे एक रोलर हम बना लेते हैं। पहले देखो, पहला हम केस ले लेते हैं बच्चा पुश का ले लेते हैं। चलो पहले हम किसका केस ले लेते हैं, हम धक्का मारेंगे। यहाँ पे ये अपने पास क्या है बच्चा, रोलर, और ये इसके साथ कनेक्टेड है हैंडल, जिसके ऊपर हमें धक्का मार के मूव करना है। डन है। अब जब मैं धक्का मारूंगा तो मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, पुश किया है तो ऐसे ही होगा, क्योंकि वो अगर नीचे है तो मैं ऐसे करके धक्का मार रहा हूं उसे। तो जब हम उसे पुश कर रहे हैं तो पुश करते हुए एक सर्टेन एंगल पे मैं धक्का लगा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। यहां से इस डायरेक्शन में ये पुश जा रहा है, मेरी फोर्स जा रही है, किसी बच्चे को इसमें परेशानी? अब मैं इसे आगे की तरफ मूव करना चाहता हूं तो बैकवर्ड साइड में फ्रिक्शन होगा, वो भी पता है, फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, है ना। वो तो दोनों केसेस में है, पुश में भी पुल में भी। लेकिन अब यहां पे इसका, अगर मैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट रिजॉल्व करूं, देखो यहां से अगर मैं इस लाइन को ऐसे बनाता हूं, यहां देखो, यहां थीटा है तो यहां थीटा, बिल्कुल ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो एक एफ साइन थीटा, सॉरी ये जहां एंगल है वहां क्या होगा, कॉस कंपोनेंट, और एक एफ साइन थीटा, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो एफ कॉस थीटा है ये फ्रिक्शन को ओवरकम करके आगे ले जाएगा। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, अगर ये रोलर 50 किलो का है, अगर ये, जैसे मैं बोल रहा था कि वेट तो उतना ही है, तो इसका वेट कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है कि नहीं? एमजी, एमजी तो नीचे ही लगेगा हमेशा, वजन तो हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा। तो एक बात बताओ, नेट इफेक्टिव वेट कितना हो गया? नेट इफेक्टिव वेट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों प्लस हो जाएंगे कि नहीं? किसी को दिक्कत है इसमें? क्या हुआ, जो मैंने धक्का लगाया है मेरे ही धक्के का लगने वाला एक कंपोनेंट उसके वजन को बढ़ाने में काम कर रही है। तो एमजी के अंदर कोई चीज ऐड हो रही है, तो वो तो जो ऑलरेडी 50 केजी का था उस पर जब मैंने फोर्स लगाई तो उसने तो उस चीज को और भारी नहीं कर दिया थोड़ा सा। अब जितना भारी हुआ, भारी होने का मतलब ये नहीं मास इंक्रीज हुआ, लेकिन नेट ग्रेविटेशनल पुल की तरफ उसने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड कर दिया, तो इसकी वजह से उसका हिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेट इफेक्टिव वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। समझ में आया ये? अब हम पुल को देखते हैं। पुश समझ में आया,
अब सेम कहानी मैं पुल के साथ कर रहा हूं, देखो वही ये लॉन रोलर, और इसको अब मैं धक्का मारूंगा, धक्का नहीं मारूंगा, खींचूंगा अपनी तरफ, पुल करूंगा तो ऐसे ऊपर को लेके जाएंगे। जब ऐसे लेके गए तो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं। किसी एंगल पे था थीटा, तो ये क्या बना बेटा एफ कॉस थीटा, और ये क्या बना एफ साइन थीटा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम वही काम करेगी। इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कॉस थीटा कंपोनेंट आ गया। वजन कहाँ काम कर रहा है इसका, इसका वजन कहाँ काम कर रहा है, वजन तो हमेशा नीचे को ही रहेगा। अब एक बात देखो, मेरी ही फोर्स का लगने वाला एक कंपोनेंट इस वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है कि नहीं। वेट जहां नीचे था, मेरी फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर है, तो नेट इफेक्टिव वेट क्या होगा ऐसे में, माइनस होएगा। यही होता है, दो वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन। दो फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड ऑन हो जाती है। तो यहां पे जो रिजल्टेंट वेट निकलेगा, अगर मैं लिखूं कि नेट इफेक्टिव वेट, इस केस में नेट इफेक्टिव वेट कितना निकला, mg माइनस एफ साइन थीटा, एंड विच इज लेस देन mg। जाहिर सी बात है, थीटा की कोई ना कोई वैल्यू मैं रखूंगा, कोई ना कोई फोर्स भी लगाऊंगा, तो ये वैल्यू नॉन जीरो, तो mg में से कुछ ना कुछ माइनस होगा, तो mg से तो छोटी वैल्यू आएगी। यानी कि जो नेट इफेक्टिव वेट है वो कम हुआ कि नहीं। अब हमें जो 50 kg की चीज है वो कंपैरेटिवली थोड़ी हल्की है हमारे लिए। हमारे लिए हल्की नहीं है, बेसिकली हमारी फोर्स की वजह से हल्की हो गई है। तो जितनी हल्की होगी उतना फ्रिक्शन भी कम ऑफर होता है। ये पता है फ्रिक्शन क्या है, जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होता जाता है उतना फ्रिक्शन ज्यादा ऑफर होता जाएगा, इनर्शिया फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करेगा। अब यहाँ पे वो इनर्शिया फैक्टर का फर्क पड़ गया, क्योंकि नेट इफेक्टिव वेट कम हो गया, इसको हिलाना आसान हो गया, इसको मूव करना आसान हो गया। समझ में आई है? Why it is easier to pull than to push? Because in case of pulling, the net effective force is less than the actual weight, while in case of pushing, the net effective weight is greater than the actual weight, because one of the component of force applied by us is getting added to the actual weight. किसी को दिक्कत? इसी तरीके से ये कहानियां लिख देनी है, मतलब एक दो लाइन ये लिख देनी है साथ में कि नेट इफेक्टिव वेट है, as we can see the net effective weight in case of pushing is greater, hence it is easier to pull. समझ में आया? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर की वेटेज के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है, जो तुम्हारे पेपर में मिल जाएगा तुम्हें। डन? चलो फिर है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन ए ऑन बी। ये लिखो बच्चे एक बारी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। यहां कुछ मैंने अभी लिखा है ए डॉट बी कैप। अब ये डॉट क्या है ये मैंने अभी बताया नहीं, अभी थोड़ी देर में प्रोडक्ट आएगा जब वेक्टर्स का, तब पता चलेगा। अभी सिर्फ लिखो, स्टार बना के लिख लेना, ये मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर ही हमारे पास काम आने वाला है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ठीक है? लिखो एक बार इसे दोनों को, ये दोनों फॉर्मूलाज लिख लो। फॉर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी इज ए डॉट बी कैप इनटू बी कैप, ठीक। अब हमारा टॉपिक आता है बच्चे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में क्या होता है? अब देखो, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिंपल जैसे 2 इंटू 5 कर दिया तो 10 आ गया, 3 इंटू 10 कर दिया तो 30 आ गया, सीधा सीधा मल्टीप्लाई नहीं होगा। बेसिकली वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। तुम्हें एक चीज याद है, 9th क्लास में हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल ठीक था। अगर किसी ने मेरे पास 9th करी होगी, तुम्हारे वालों में से नहीं, मेनली अगर किसी ने 9th में मेरे लेक्चर्स याद होंगे थोड़े बहुत, मैंने उस वक्त सीधा कभी भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया। 9th क्लास वाले बच्चों को वेक्टर्स बताया, वेक्टर से होते हुए डॉट प्रोडक्ट तक पहुंचाया था, और डॉट प्रोडक्ट से होते हुए फिर फोर्स इज इक्वल टू, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा बताया था। क्योंकि हमने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि अगर एक बंदा अपने सर पे वजन लेके चलेगा तो वर्क डन 0 हो जाता है। ऐसे कैसे 0 हो गया भाई? तो उसका लॉजिक क्या था एक्चुअली में, जब कोई बंदा अपने सर पे वजन लेके चलता है तो वजन कहाँ रखा है, यहाँ पे mg कहाँ लग रहा है, नीचे को, बंदा जा रहा है आगे को, इनके बीच में एंगल क्या बना, 90 बना कि नहीं? और जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 90 तो 0 होता है, इसलिए वर्क डन हम क्या कहते हैं कि 0 निकलता है।
अब ये जो कंसेप्ट है, ये एफ एस कॉस थीटा कहां से आया? एक्चुअल में होता है क्या है, यहां पर लगा था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का कंसेप्ट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। जो बुक्स में अगर देखोगे, हेल बुक्स के अंदर वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये डॉट क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, शुरू करते हैं अपने टॉपिक में। हमारे पास वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चे दो मेथड्स हैं, एक जिसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, साथ के साथ लिखते चलेंगे बच्चा, एक जिसको कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट और एक इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है, जो अपने पास डॉट प्रोडक्ट होता है, पहले वहां से शुरू करते हैं। डॉट प्रोडक्ट जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर क्यों कहते हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि अगर मैं कभी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो मेरा आंसर हमेशा स्केलर क्वांटिटी निकलेगी, वेक्टर नहीं निकलेगी। क्या निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या निकलता है, स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में क्या रहेगा, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लेते हैं एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और मुझे इनका क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट, तो मैं लिखूंगा कैसे, ए वेक्टर डॉट बी। ठीक है, ये डॉट है तो ये डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका सीधा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा। लिखो बच्चों साथ में ये, और ए बी कॉस थीटा में यहां पर ए और बी वेक्टर नहीं है, ये क्या है उनका मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड। हाँ जी, ये निकला कैसे, ये हम बेसिकली अगर जो डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो डॉट प्रोडक्ट का हम सीधा फॉर्मूला याद रखते हैं, ये वाला। डॉट प्रोडक्ट को निकालने का तरीका अलग है, वो भी बताऊंगा कैसे। ये तो हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखेंगे कि ए बी कॉस थीटा होता है, निकालने को ऐसा नहीं है कि निकलेगा नहीं है, लेकिन हमें उसके डेरिवेशन पे नहीं जाना अभी। जैसे हमारे पास अब एक वेक्टर है ए, हमारे पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, मान लेते हैं ऐसे। दूसरा वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये हमारे पास क्या है बच्चा, दो वेक्टर्स हैं। अब डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, आई डॉट आई, आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है 1, के डॉट के क्या होता है 1। लेकिन आई डॉट जे हो जाए, जे डॉट के हो जाए या के डॉट आई हो जाए, ये सब क्या होता है 0। मतलब सिर्फ आई वाला आई से ही मल्टीप्लाई होके 1 होगा, जे वाला जे से ही मल्टीप्लाई होके 1 होगा, के वाला के से ही मल्टीप्लाई होके 1 होगा। अदरवाइज आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई हमेशा क्या होता है 0। ये कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के। क्लियर है ये? तो अगर अब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं, तो डायरेक्ट कैसे निकलेगा, ए एक्स वाला बी एक्स से मल्टीप्लाई, आई वाला आई से, क्योंकि ये अगर ब्रैकेट ओपन की तरह होता तो आई वाला जे और के से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या निकलेगा, एक्स वाला एक्स वाले से, और आई डॉट आई हुआ 1, ए वाई इंटू बी वाई, जे डॉट हुआ जे डॉट 1 हुआ, प्लस ए जेड इंटू बी जेड, के और के डॉट हुआ हमारे पास के डॉट क्या निकला 1। तो इस तरीके से हम सीधा डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है? ए डॉट बी का फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ए डॉट बी के लिए क्या निकलेंगे, एक्स वाला एक्स से, वाई वाला वाई से, और जे वाला जे से। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो कोफिशिएंट्स में, कोई एंगल इसमें नहीं यूज हुआ, इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया। और दिख रहा है ये स्केलर क्वांटिटी निकली है। जैसे मैं एक एग्जांपल और बना लेता हूँ, मान लो हमारे पास जो वेक्टर है वो था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक वेक्टर है माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। कुछ भी इस टाइप से मैंने रैंडम दो वेक्टर्स मान लिए। अब जो बच्चे ने बोला था, उसने नीलाक्ष ने, कि भाई इनके बीच में कोई एंगल नहीं निकला, तो मान लो ये दो वेक्टर्स हैं अभी हमारे पास और इनके बीच में एंगल मुझे निकालना है, मुझे इनके बीच में एंगल निकालना है। तो अगर मुझे एंगल निकालना है तो उसके लिए मैं डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला को यूज करूंगा। कैसे? अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो ध्यान से देखो क्या निकलेगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी, और ये ए इंटू बी क्या, एक तरह से मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यहाँ ऐसे लिख लो चाहे,
वो है तो मैग्नीट्यूड ही। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू को इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं, है ना। अगर मैं ए डॉट बी की वैल्यू को मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कॉस थीटा आ जाएगा। पहले एक काम करते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी कैसे निकलेगा बेटा, आई वाला आई से 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 इंटू -2 -6 प्लस 4 इंटू 3 12। किसी को परेशानी? बिल्कुल ठीक है, हरमन बच्चा पता चला ये। तो ये कितना आया, -2 -6 प्लस 12 कितना निकल गया, -8 प्लस 12 4। ए डॉट भी निकला कि नहीं। और मॉड ऑफ ए कैसे निकलेगा, मॉड कैसे निकालते थे, अंडर रूट के अंदर जो जो ये कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके ऐड करना है। तो क्या निकलता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर निकल जाएगा। टोटल करो, निकालो बच्चा जी कितना निकला ये, और बी का मॉड निकालो। फिर बी का मॉड निकलेगा -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये कितना निकला, 2 का स्क्वायर 4, कितना निकला टोटल 29 अंडर द रूट। और ये कितना निकल रहा है, कितना निकल रहा है 14, 3 का स्क्वायर और 4 और ये 14 अंडर द रूट। बिल्कुल ठीक है, ये वैल्यू निकल गई हमारे पास। मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी आया, मुझे निकालना है कॉस थीटा। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या निकली थी बच्चा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी निकली थी 4, मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी निकली थी स्क्वायर रूट ऑफ 29 और इसकी स्क्वायर रूट ऑफ 14। ये सॉल्व नहीं हो सकते, डेसिमल्स में जाएंगे तो हम थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 14 लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे। और इस तरीके से मैं एंगल निकाल सकता हूँ। पता चला है ये, किसी बच्चे को परेशानी? तो अगर मुझे कभी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो हम हमेशा क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। और ये डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से, ये इसकी सर्टेन प्रॉपर्टी है, ये फॉर्मूला है, और अदरवाइज हम जो निकालते हैं वो ये इस मेथड से निकाल रहे हैं। किसी को दिक्कत? नोट डाउन कर लो बच्चे, नोट डाउन कर लिया बच्चे सबने। अब देखो इनके ना डॉट प्रोडक्ट की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पे ध्यान देना, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास सबसे पहले हमने क्या बात करी है बच्चा, स्केलर क्वांटिटी थी। ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या रहेंगे, इक्वल रहेगा, दैट इज कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्केलर क्वांटिटी अल्टीमेटली सेम आंसर निकलेगा। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ब्रैकेट ओपन हो रहा है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो भी कर रहे हैं। और ए डॉट ए किसके इक्वल होगा, सीधा सीधा मॉड ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, सीधा सीधा ए स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब वर्क डन के बारे में हम बात करें, देखो जब हमने वेक्टर्स पढ़ा था ना, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो से जहां से स्टार्ट किया था, तो हमने वेक्टर के बारे में बात कैसे करी थी भाई, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो इसलिए वो वेक्टर है। फोर्स क्या होता है, पहले एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है इसलिए वो वेक्टर है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर था इसलिए फोर्स भी वेक्टर है। तो वर्क डन स्केलर कहां से आ गया, वर्क डन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जबकि वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है और दोनों खुद वेक्टर्स हैं, लेकिन वर्क डन होता क्या है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और अगर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या निकलता है, इसका रिजल्ट हमेशा स्केलर निकलेगा। इसका मतलब वर्क डन हमेशा क्या रहने वाली है, स्केलर क्वांटिटी रहने वाली है। समझ में आया? तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है बेटा, देखो जब हम स्केलर और वेक्टर की बात कर रहे थे तो हम वेक्टर्स को कैसे बोल रहे थे कि कौन वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी वो थी ना जो किसी वेक्टर पे डिपेंड कर रही थी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की को कहता हूं वेक्टर है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, इसीलिए वो वेक्टर थी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कॉन्शियस था। तो वेक्टर जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे तो ये भी डायरेक्शन कॉन्शियस होगी। वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम टेकन एक्सेलरेशन था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वेलोसिटी अगर वेक्टर था एक्सेलरेशन भी वेक्टर आया। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कोई उसका वो नहीं है, वेक्टर स्केलर वाला फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आया, अल्टीमेटली जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर था, तो फोर्स क्या आया, फिर से वेक्टर पे डिपेंड कर गया, तो फोर्स भी वेक्टर। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मैं सिंपल लिखूं तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, तो ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए थी। लेकिन वर्क डन क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है वर्क डन के।
तो वो जब डायरेक्शन नहीं है तो हम उसको तो सिर्फ 3 तरीके से लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सर्टेन डायरेक्शन नहीं देते, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, या किसी और तरीके से नहीं बताते हैं। तो क्यों? क्योंकि जो वर्क डन होता है इट इज द रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमेशा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। इसी वजह से जो हमारा वर्क डन होता है वो स्केलर क्वांटिटी निकलता होता है, क्योंकि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है वो। देन इंस्टेंटेनियस पावर एफ डॉट वी, ये भी स्केलर रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए, ये भी क्या रहेगा हमारे पास? बेसिकली स्केलर रहेगा। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है मान लो अभी तुम्हें पता नहीं है, आगे जाके पता चलेगा। फ्लक्स होता है क्या? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये आगे टॉपिक्स आएंगे उसमें पता चल जाएगा। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट के हैं, ये सॉल्व कर लेंगे। मैं एक बार अभी आगे का टॉपिक करा रहा हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर ये नहीं आएंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास क्या आता है बच्चा? क्रॉस, ये अपना क्रॉस प्रोडक्ट कहो या इसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट के बाद हमारे पास क्या आ गया? वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे इसे स्केलर कहा था ऐसे वेक्टर प्रोडक्ट कह सकते हैं, या डॉट नहीं सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्यों है? डॉट में डॉट लिख रहे थे, ये डॉट भी, क्रॉस में क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या खुलेगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये लिख लो बच्चा। ये एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये कोई ना कोई डायरेक्शन पक्का आएगी इसकी, और जब किसी चीज की डायरेक्शन पक्का आएगी तो इसका मतलब ये क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा आउटपुट क्या देता है? स्केलर में, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आउटपुट किस चीज में देता है? वेक्टर के अंदर। क्लियर है? बात समझ में आई ये वाली? अब वेक्टर प्रोडक्ट को अगर हम समझें तो ये वेक्टर प्रोडक्ट पता है क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट बेसिकली एक तरह से राइट हैंड थंब रूल को रिप्रेजेंट करता है। अब राइट हैंड थंब रूल याद है तुम्हें क्या होता था? स्क्रू रूल जो हम कहते थे, है ना, कॉर्क स्क्रू रूल जो हमारे पास था, उसमें क्या था? मैक्सवेल के अकॉर्डिंगली या अपना नॉर्मल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली क्या था? अगर मैं उंगलियों को ऐसे घुमाऊंगा तो जो हमारा स्क्रू होता है वो ऊपर को आता है, यही करते हैं ना। अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ऊपर आएगा, और ऐसे घुमाऊंगा तो वो स्क्रू नीचे जाएगा। हर चीज का यही है ना। जो भी नट का लगाओ, स्क्रू का लगाओ, अगर मैं ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो वो ऊपर आता जाएगा, ऐसे घुमाऊंगा तो वो नीचे जाता जाएगा। तो यहाँ वेक्टर्स कहाँ से आए? यहाँ वेक्टर आए, देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आउटपुट क्या है? जेड में। तो अगर मैं एक्स वाई के अंदर घुमाऊंगा चीजों को, एक्स वाई प्लेन के अंदर घूम रही है वो, अगर कोई चीज ऐसे गोल घूम रही है तो एक्स वाई प्लेन के अंदर घूम रही है, तो उन एक्स और वाई का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? जेड के अलॉन्ग। एक्स और वाई का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? जेड के अलॉन्ग। और अगर मैंने वाई और एक्स का किया, उल्टा कर दिया अब, तो क्या आएगा? माइनस जेड के अलॉन्ग। ऐसे ही अगर मैं इनको करूं, मान लेते हैं ये एक्स और ये जेड है, तो एक्स और जेड का प्रोडक्ट क्या देगा हमें? वाई एक्सिस। और अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो वो माइनस वाई एक्सिस देगा। मतलब एक्स और जेड की जगह जेड और एक्स कर दूंगा तो माइनस में आएगा। इसको मैं थोड़ा आसान करके बताता हूँ। अभी सिर्फ ये समझ में आया कि ये स्क्रू रूल या अपने राइट हैंड थंब रूल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा बचे हुए थर्ड वेक्टर के अलॉन्ग आउटपुट देता है। इसका मेथड क्या है? इसको याद रखने के लिए ऐसे लिखो, साथ साथ में लिखते चलेंगे बच्चे। आई कैप, जे कैप और के कैप, ऐसे लिख लिया। अब देखो होता क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए क्या मिल रहा है? देखो, आई क्रॉस जे, ये ध्यान से साथ में रहना, आई क्रॉस जे किसके इक्वल निकलेगा? के अलॉन्ग। जे क्रॉस के किसके इक्वल निकलेगा बच्चे? आई के अलॉन्ग। और के क्रॉस आई, आउटपुट क्या निकलेगी हमारी? जे। ये समझ में आया? किन्हीं दो का क्लॉकवाइज में चलते हुए जो क्रॉस आएगा वो तीसरे वाले वेक्टर के इक्वल आएगा। डन है? और अगर कोई बच्चा कहे नहीं मेरे को तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। कैसे? अगर आई क्रॉस के कर दोगे, आई से के की तरफ जाओगे तो वो माइनस जे आएगा। के से जे के साथ क्रॉस करोगे तो माइनस आई आएगा, और जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के आएगा। नेगेटिव का लॉजिक समझ में आया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो पॉजिटिव आ रहा था, एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो नेगेटिव आ जाता है।
डन है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम इसमें? और अगर मैं आई क्रॉस आई करूं, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, ये हमेशा क्या निकलेगा? जीरो। ठीक है, बात समझ में आई ये वाली? पक्का? अगर मैं अब तुम्हें इसका लॉजिक बताऊं हल्का सा, कि मैंने अभी तुम्हें रूल याद कराते हुए आई डॉट आई वहां 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1 क्यों लिख लिया था, और इसमें उल्टा है वो जीरो क्यों है? तो एक बार इस पे, इन फॉर्मूलाज पे ध्यान दो। जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या, कॉस थीटा। तो जब आई और आई है, दोनों के दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, उनके बीच में डायरेक्शन एंगल क्या हुई? जीरो। आई और आई के बीच में कॉस जीरो आया, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो था ही नहीं इनका, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 सिर्फ। तो डायरेक्शन के हिसाब से एंगल जीरो होने की वजह से उनका डॉट प्रोडक्ट क्या निकला? 1। लेकिन इस केस में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ क्या लगता है? साइन थीटा। अब आई क्रॉस आई में एंगल कितना? सेम, वही जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। इसलिए आंसर जीरो आता है। समझ में आई ये बात? डॉट प्रोडक्ट में इनके बीच में जब एंगल 0 0 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट आई वाले का आई से, जे वाले का जे से, के वाले का के से डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 1। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आ जाता है फॉर्मूला में, तो आई क्रॉस आई, आई का मैग्नीट्यूड 1 1, साइन 0 0, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाता है? सीधा सीधा जीरो आ जाता है। ये मेथड समझ में आया? ये पता चला? अब कहानी आती है हम क्रॉस प्रोडक्ट को निकाले कैसे। इसे मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं, या 10th क्लास में तुमने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया क्योंकि तुम्हारे सिलेबस से हट गया था, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, उसको भी वो एक तरह से मैट्रिक्स मेथड को ही कराता है। मैं अभी सिखा रहा हूँ क्योंकि 12th के अंदर मैथ्स में भी आएगा और वहां पे मैट्रिक्स मेथड अप्लाई होता है। देखो जरा हम करेंगे कैसे। अब मान लो मेरे पास क्या है, एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ स्क्रीन पे कराता हूँ क्योंकि वो खिचड़ी बनेगी तो तुम्हें पता चल जाएगा करना क्या है यहाँ पे। ठीक है, इसमें करना क्या है, ध्यान से देखना बच्चा, मेरे साथ साथ में रहना। यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर क्या माना है? सेम वही ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी वेक्टर मान लिया बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। मुझे क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकलता कैसे है बेटा। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? आई, जे और के मैंने लिख दिया। आई के नीचे लिखो आई वालों के कोफिशिएंट। ध्यान से देखो, आई के नीचे आई का कोफिशिएंट ए एक्स बी एक्स, जे के नीचे लिखो ए वाई और बी वाई, के नीचे लिखो ए जेड और बी जेड। लिख लिया ये पता चल रहा है? अब इसको जो हमने बनाया है ये क्या होता है? मैट्रिक्स। ये 12th क्लास में मैथ्स में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आएगा, उसी के अंदर हम सॉल्व करना सीखते होते हैं और सेम वही कंसेप्ट लगता है। ये बना क्या है? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो जो आंसर आता है वो क्या कहते हैं? उसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना उसका। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं? हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं। रो क्या होती हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, और कॉलम्स क्या होती हैं? वर्टिकल लाइंस। तो मैं इस रो के अलोंग सॉल्व करूंगा। इसके अलोंग? आई जे के कैप के अलोंग। याद क्या रखना है? प्लस माइनस प्लस। क्या याद रखना है? प्लस माइनस प्लस। कैसे शुरू करेंगे? जब मैंने आई के अलोंग शुरू किया, जब मैंने कहां से स्टार्ट किया? आई के अलोंग। तो जब मैं आई को रख रहा हूं, आई को मैंने रखा, तो आई के इस पूरी रो को, मतलब पूरे इस कॉलम को, इस पूरे कॉलम और इस वाली पूरी रो को छोड़ दो। छोड़ दिया। आई को रखा मैंने मल्टीप्लाई में, ध्यान से देखो, आई को मैंने रखा मल्टीप्लाई में और इस कॉलम और इस रो को छोड़ दिया। यहां से चलो ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड। किसी को दिक्कत? पता चला मैंने क्या किया? मैंने ए वाई को आई कैप को लिखा मल्टीप्लाई में, और इसके नीचे जो ये कॉलम आ रहा था इसको और इस वाली रो को छोड़ा। जो हमारे पास 4 एलिमेंट बने, डायगनली इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस ये। डन। अब क्या आएगा बीच में? जे कैप। जे के लिए हम क्या लिखेंगे? माइनस। ठीक है, मैं भी बताता हूं। यहां मैंने ना माइनस नहीं लिखा है, उसका भी लॉजिक समझाता हूं, वो आगे मैंने किया होगा। यहां देखो, ठीक है, क्या किया? यहां लिखा माइनस। अब वो ये याद रखना, प्लस माइनस प्लस वाला ज्यादा आसान रह जाता है। प्लस माइनस प्लस, मैं एक मिनट यहां पे हटा दूं। ठीक है बच्चा, इसको साथ साथ में करते रहेंगे। अब मैंने क्या किया था? मैंने किया था आई वाले के अलोंग, आई और आई छोड़ा,
तो हमने किया इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, यही हुआ था। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं, अब हमारे पास क्या बचा, जे वाले के अलॉन्ग रखा तो माइनस जे, क्या खोलना था, प्लस माइनस जे को रखा और इस वाले रो और इस वाली कॉलम को छोड़ा तो क्या बचा, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी जेड इंटू बी एक्स इंटू ए जेड। हाँ जी, तो क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ रहा है। हमने क्या किया था, पहले आई वाले को रखा, इसकी रो, इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ के जो मल्टीप्लाई किया ये आया। अब हम जे के लिए रखेंगे माइनस जे, इस रो और इस कॉलम को छोड़ा तो हमारे पास बचा क्या, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो यहां से दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस आया कि नहीं, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड। डन है, पक्का समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट में क्या आएगा, प्लस, है ना, फिर नेक्स्ट में आएगा प्लस, तो हम किसको रखेंगे, हमने के वाले को छोड़ा, इसको और इसको छोड़ा तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। के वाले को रखा, क्या हुआ, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई। डन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा, पता चला है। और ये जब आंसर आएगा ए एक्स बी जेड ए जेड बी वाई, ये सारे तो नॉर्मल नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, सॉल्व करेंगे तो आंसर में आई कैप जे कैप और के कैप साथ में लगाएगा, ये सिर्फ नंबर्स आएंगे कुछ, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो आई कैप जे कैप के कैप के साथ निकलेगा, मतलब क्या निकलेगा, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आई ये बात। ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है और इन्हीं के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे ये कुछ हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हें अटेम्प्ट करके लाएंगे और इनके डाउट्स के साथ हम क्लास में मिलेंगे, ठीक है।